नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने जीएसजीके बाय शिव मोहन सर प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि आपके लिए पेपर के लिए एक स्पेशल श्रृंखला हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले, अलग-अलग सब्जेक्ट के अलग-अलग क्वेश्चंस आएंगे, साथ में मिक्स क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, जिससे कि आपके एग्जाम के टाइम तक आप इतनी ज्यादा तैयारी कर लें कि जब भी आपका पेपर आए तो आपको ये टेंशन ना हो कि भैया एग्जाम निकालने में परेशानी होगी या एग्जाम निकालने में दिक्कत होगी। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जल्दी आपकी लाइव क्लासेस भी शुरू होने वाली है जल्द। अभी त्योहार है तो त्योहारों के बाद थोड़ा-सा होली के होने के बाद आपकी लाइव क्लास भी शुरू हो जाएगी। तब तक के लिए आप सब हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते रहिए, जहाँ से आपको सारी चीज़ों के अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए आज पढ़ने वाले हैं हम लोग, आज इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। कुछ देखते हैं कौन-कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, क्योंकि जो समय मिला हमें उसका सदुपयोग करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो चलो भैया आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत के लिए एक संघीय ढांचा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा या 1947 के अधिनियम द्वारा? ये फेडरल स्ट्रक्चर फॉर द इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय द एक्ट ऑफ 1909, एक्ट ऑफ 1919, एक्ट ऑफ 1935 या एक्ट ऑफ 1947 किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले अगर बात करें तो आपके 1935 के अधिनियम में एक फेडरल स्ट्रक्चर की बात की गई थी। ठीक है, कहा गया कि भारतीय रियासतों, जो प्रिंसली स्टेट कहे जाते हैं, भारतीय रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश प्रांत को मिलाकर, ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर क्या बनाया जाएगा? एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा। ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा, जिसकी बात की गई थी कब? आपके 1935 के एक्ट में। लेकिन ये बना इसलिए नहीं क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने यानी भारतीय रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। तो कब आया था? 1935 के एक्ट में आया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बात करें आगे, अगला प्रश्न आपका, दूसरा प्रश्न आपके सामने है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे गहरा प्रभाव डाला है? ब्रिटिश संविधान ने, अमेरिकी संविधान ने, आयरिश संविधान ने या भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो ऑब्वियस है, आप सबको पता है कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 80% हमने सीधा सीधा, ठीक है, जो 1935 के एक्ट में था उसको कॉपी पेस्ट कर लिया, अपने संविधान में शामिल कर लिया। चाहे वो 7वीं अनुसूची हो, चाहे अध्यादेश जारी करने की शक्ति हो, अपने संविधान में सीधा सीधा हमने शामिल कर लिया। ठीक है, बाकी अन्य देशों के संविधान से भी लिया गया। जैसे यहां से अगर बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी संसद वाली परंपरा, यानी कि आपकी संसदीय व्यवस्था यानी लोकसभा राज्यसभा, और साथ में अमेरिकी संविधान से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपके फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। आयरिश संविधान से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज क्या है? आपके डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ते रहेंगे। बात करें निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना या लाल बहादुर शास्त्री? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो देखो, इससे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन वाला कोई ऑप्शन भी नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सीधा सीधा आंसर है। लेकिन हुआ क्या, जब 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, 1946 को पहली बैठक हुई, तो एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। पहली बैठक में किसको चुना गया था? एक अस्थायी यानी टेम्परेरी आपके प्रेसिडेंट चुने गए। कौन चुने गए प्रेसिडेंट? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन हुआ क्या, इनको सिर्फ इसलिए चुना गया था क्योंकि सीनियर मोस्ट थे, एक सम्मान देने के लिए। फिर क्या हुआ, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है भैया, और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में क्या होता है? ठीक है, एक परमानेंट आपके प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, यानी अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है, हमारे पहले राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। बात करें आगे, बोले न्यायिक समीक्षा की प्रणाली की शुरुआत हुई है भारत से, जर्मनी से, रूस से या यूएसए से? द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन इंडिया, जर्मनी, रसिया, यूएसए। तो आपको बता दें कि इसकी शुरुआत यूएसए से होता क्या जुडिशियल रिव्यू? अगर बात करें आपके न्यायिक प्रणाली में, जैसे आपके कोई फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करने वाला सरकार कोई कानून पास कर दे, एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, सरकार कोई कानून पास कर दे, ऐसे में क्या है? ऐसे में आपके आर्टिकल
137 के तहत आप जा सकते हैं जुडिशियल रिव्यू के लिए, जो क्या करेगा, ठीक है, आपका हालांकि आर्टिकल 13 भी इस पे काम करेगा, लेकिन इस पर क्या करेंगे, चेक करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कि क्या आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करने वाली विधियां सरकार ने बनाई, अगर हाँ बनाई है तो उसको या तो जीरो किया जाएगा, या तो जहां तक उस संविधान का उल्लंघन करती है, उस कानून का उल्लंघन करती है, वहां तक उसको जीरो किया जाए। इसी को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। इसकी शुरुआत यूएसए से हुई थी और ये भारत और यूएसए दोनों में चलता है। बात करें निवारक निरोध का क्या अर्थ है, पूछताछ के लिए हिरासत में लेना, पूछताछ के बाद हिरासत में लेना, बिना पूछताछ के हिरासत में रखना या संज्ञेय अपराध के लिए हिरासत में रखना। प्रिवेंटिव डिटेंशन मींस डिटेंशन फॉर द इंट्रोगेशन, डिटेंशन आफ्टर इंट्रोगेशन, डिटेंशन विदाउट इंट्रोगेशन और डिटेंशन फॉर कॉन्जिस्टेबल ऑफेंस। तो अगर बात करेंगे निवारक निरोध, तो आर्टिकल आपका 22 कहता है आपके फंडामेंटल राइट्स में ही शामिल है, लेकिन इसमें एक क्लॉज दिया हुआ है कि अगर आप कुछ ऐसे अपराध करते हैं, ठीक है, तो आपको, ठीक है, पूछताछ के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, नॉर्मली पूछताछ के लिए हिरासत में रखा। दूसरा, पूछताछ के बाद भी हिरासत में लिया जा सकता है, लेकिन जहां निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात होगी, वहां बिना पूछताछ के आपको लगभग 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। और मान लीजिए अगर 3 महीने से ज्यादा बढ़ाना हो मामला, ठीक है, और यहाँ पर कोई कोई कुछ नहीं सुनवाई होती, यहाँ पर 3 महीने आप गए तो गए, आपका मामला गड़बड़ हो गया, समझ लो बहुत ही परेशानी में जा सकते हैं आप। तो अगर इससे 3 महीने के बाद भी अगर इसको बढ़ाना हुआ, तो इसी आर्टिकल 22 में, आर्टिकल 22(7) में ये बात कही गई है। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एक कमेटी बैठेगी, एक समिति बैठेगी जो जांच करेगी कि हाँ इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन को नहीं, अगर उसको लगता है तो आगे बढ़ेगा, वरना 3 महीने के बाद इसको नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, इसको याद रखना, आर्टिकल 22 में है प्रिवेंटिव डिटेंशन 3 महीने के लिए। बात करें भारत के संविधान सभा के गठन का आधार क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संकल्प था, कैबिनेट मिशन योजना 1946 थी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, भारत डोमिनियो के प्रांतीय राज विधानमंडलों के संकल्प से पारित हुआ। What was the basis for the Constituent Assembly of India? The resolution of the Indian National Congress, the Cabinet Mission Plan 1946, the Indian Independence Act 1947, the resolution of the Provincial State Legislatures of the Dominion of India। तो ऑब्वियस है, इसमें से सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई, जिसके द्वारा आपके भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर कैबिनेट मिशन योजना हो जाएगी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। बात करें आगे कि भारत का संविधान बनाते समय संघ का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था, यूएसए से, यूके से, कनाडा से या स्विट्जरलैंड से। फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ द फेडरल वाज बोरोड व्हाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूएसए, यूके, कनाडा और स्विट्जरलैंड। तो संघ की बात करेंगे जब, तो हमने लिया है प्रावधान कनाडा से, कनाडा से हमने लिया क्योंकि यहां पर संघीय व्यवस्था कैसी है, यहां पर संघीय व्यवस्था में केंद्र मजबूत है, भारत में भी केंद्र बहुत मजबूत है। अगर राज्य ज्यादा नाटक करते तो फिर क्या होता है, सीधा राष्ट्रपति शासन लगा देता है, अपने मन से काम करता है। तो यहां पर केंद्र मजबूत है, ठीक है, राज्य की स्थिति में। इसको हमने कनाडा से लिया है, आपके संघीय व्यवस्था फेडरल स्ट्रक्चर को उठाकर। और जैसे कि बात करें राज्यपाल का अपॉइंटमेंट्स भी इससे संबंधित है, ये भी हमने कनाडा से लिया है। जो स्टेट्स में हम राज्यपाल अपॉइंट करते हैं, ये भी हमने कहां से लिया, ये भी हमने कनाडा से लिया, इस बात को याद रखना। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे जैसे आपको चैप्टर्स आगे बढ़ते चलेंगे, एक एक चीज बताते चलेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपकी जब लाइव क्लासेस चलेगी तो उसमें थोड़ा डिटेलिंग में चला जाएगा, क्योंकि आप उसमें कनेक्टेड भी रहेंगे, प्रश्न भी पूछते रहेंगे। अभी आपकी रिकॉर्डेड है तो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा तेजी से चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा का सदस्य नहीं था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद। Who among the following was not a member of the Constituent Assembly of the established in the July 1946? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, महात्मा गांधी या अबुल कलाम आजाद, कौन नहीं था? अगर सिंपल सी बात करें तो कौन इसमें से नहीं होगा, एकदम सिंपल सा आंसर आपका हो जाएगा कि भैया महात्मा गांधी जी इसमें शामिल नहीं थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने राजनीति ही छोड़ दी थी बहुत समय पहले से ही। 1934 से उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी थी, और इन्होंने यहां कहा कि जब आपका, ठीक है, देश आजाद हो गया, बोले देश की आजादी के बाद कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। तो यहां पर एक किसी भी उससे पार्टी से सम्मिलित नहीं थे, किसी पार्टी में शामिल नहीं थे। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, अबुल कलाम आजाद, इस सारे के सारे आपके संविधान सभा की में शामिल थे। ठीक है,
बात करें संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। हुआ क्या? 29 अगस्त, डेट पूछी जाती है इसलिए याद रखिएगा, 1947 को क्या हुआ? एक प्रारूप समिति का गठन किया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसमें 6 सदस्य और शामिल किए गए बी आर अम्बेडकर के अलावा, जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने संविधान सभा का, जिन्होंने संविधान सभा का, ठीक है, संविधान सभा के साथ मिलकर आपके संविधान का निर्माण किया। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। तो ड्राफ्टिंग कमेटी किस लिए थे? आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने संबंधित आपके बना के ले जाती थी, जो जो अलग अलग प्रावधान थे, फिर उस पर बहस होती, चर्चा होती थी, फिर उसको कैसे शामिल करना है उस पर विचार होता था। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। बात करें, भारत एक गणतंत्र है क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक देश है, यह एक संसदीय लोकतंत्र है, राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, या ये सभी? इंडिया इज ए रिपब्लिक बिकॉज इट इज डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, इट इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर द डेफिनेट पीरियड, या ऑल ऑफ दिस? तो ज्यादातर बच्चे इसमें मारते हैं ये सभी, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि इसका आंसर मात्र 3 होगा। यहां पर हम गणतंत्र क्यों है? क्योंकि हमारे राज्य का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। राज्य का मुखिया इसको चुना जाता है, ठीक है, चुनाव के माध्यम से चुना जाता है उसको, राष्ट्रपति को। तो हमारा राष्ट्रपति 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, आप जानते हैं, ठीक है। तो आपके एक समय के लिए राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो हमने कहां से ली थी संसदीय व्यवस्था? अभी मैंने आपको बताया ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था ली है। तो ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था लेने के साथ वहां पे जो राजा या रानी होंगे वही हेड होते हैं सरकार के। हमने व्यवस्था को नहीं अपनाया, हमने गणतंत्रीय व्यवस्था को अपनाया कि हमारा जो हेड होगा वो चुनकर आएगा, ठीक है, भले अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अलावा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से, लेकिन चुन के आएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। बात करें, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सर बी एन राव या श्री के एम मुंशी? हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सर बी एन राव या श्री के एम मुंशी? तो आप सबको बता दें कि इसके कौन थे? तो यहाँ पर बेनिगल नरसिंह राव इनका नाम था, बी एन राव थे, और इन्हों के द्वारा ही सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार किया गया था संविधान का। पहला ड्राफ्ट जो प्रारूप था, पहला ड्राफ्ट इनके द्वारा ही तैयार किया गया था संविधान का, जिसमें 243 अनुच्छेद यानी 243 आर्टिकल और 13 अनुसूचियां शामिल थी। जिसमें क्या हुआ? जिसमें बाद में बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा, ठीक है, बहुत सारी चीजों को, सारे के सारे आपके, ठीक है, जितने भी प्रारूप समिति के सदस्य थे मिलकर बहुत सारे सुधार किए, और बाद में देखिए कि पूरा संविधान थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है, लेकिन सबसे पहला ड्राफ्ट इन्हीं के द्वारा बनाया गया, बेनगल नरसिंह राव। और आपको बता दें कि आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपॉइंट होने वाले पहले जज भी थे, पहले भारतीय जज भी ये थे। इससे रिलेटेड आपके स्टैटिक जीके का भी सवाल पूछा जाता है। पहले भारतीय जज बेनगल नरसिंह राव, टैलेंटेड आदमी थे, ठीक है। बात करें, निम्नलिखित में से किस देश ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की शुरुआत की है? रूस ने, भारत ने, फ्रांस ने, स्विट्जरलैंड ने? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी? रसिया, इंडिया, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। तो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है कि अगर कोई भी आपको प्रावधान बनाना है, कोई भी कानून बनाना है, तो पब्लिक डोमेन में आएगा, यानी जनता के सामने आएगा, जनता उस पर वोट करेगी, और जब जनता का समर्थन प्राप्त होगा, जनता को वोट करने का मौका मिलेगा उस पर, और जनता का जब समर्थन प्राप्त होगा तभी इस कानून बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो यहाँ मनमर्जी नहीं कि आपके आपके बैठकर आपके लोकसभा राज्यसभा से पास करके बना दो, नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। कहां पे? स्विट्जरलैंड में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बात करें अगले प्रश्न की। भारत के गणराज्य के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने लगातार भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव के रूप में वर्णित किया? डॉक्टर यश राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह इनका नाम था। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हु कॉन्स्टेंटली डिस्क्राइब इंडिया सेक्युलर एज ए सर्वधर्म समभाव? डॉक्टर यश राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद या ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। तो इसको बता देता हूं मैं आपको, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर यश राधाकृष्णन। डॉक्टर यश राधाकृष्णन एक्चुअली गांधी जी ने सबसे पहले
इस शब्द को किस सेंस में यूज करने की कोशिश की थी सर्वधर्म समभाव को? उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सबसे पहले इसका प्रयोग करना शुरू किया। बाद में ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति बनते हैं तो उनके द्वारा भी इस चीज को बार-बार दोहराया जाता है इसी सेंस में, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। बोले निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? यूएसए का, यूके का, पाकिस्तान का, भारत का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव ए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? यूएसए, यूके, पाकिस्तान और इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम का संविधान जो है अलिखित है। यूएसए सबसे पहला लिखित संविधान अगर पूछा जाए तो किसका होगा? यूएसए का होगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें भारत की तो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ये भी दो क्वेश्चन आपके यहीं पे है। ठीक है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा है। पाकिस्तान का भी संविधान 1956 के आसपास बनके तैयार हो गया था। ठीक है, यूके में कोई लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 31 दिसंबर 1949 को। ठीक है, कब अपनाया गया था? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन द 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या 31 दिसंबर 1949। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। यहाँ पे दो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो जब आपसे पूछा जाएगा अपनाया गया, तो अपनाया गया जो पहली बार 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। जब आपको यहीं पे सवाल पूछा जाए कि पूर्ण संविधान कब लागू हुआ, कब लागू हुआ, तो यहां पर आंसर चेंज हो जाएगा। तब इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। आप लोगों, बहुत सारे लोग जो हमसे पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि 26 जनवरी 1950 क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 से कांग्रेस जो है स्वतंत्रता दिवस मनाते आई थी, क्योंकि 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे और उसके बाद से हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। तो इसी को यादगार बनाने के लिए पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बात करें अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों के लिए एक विशेषता है? एकल नागरिकता, दोहरी न्यायपालिका, संविधान में 3 सूचियां, संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर टू बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन? तो इसका ए सिंगल सिटीजनशिप, डुअल जुडिशरी, 3 लिस्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंटरप्रेट सॉरी। बात करें इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संविधान की व्याख्या करने के लिए संघीय सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, जब भी कुछ भी ऐसा होता है, जैसे मूल ढांचे का सिद्धांत आपका बताया था, बेसिक स्ट्रक्चर, और इसमें कुछ भी उल्लंघित करने की कोशिश करेगा सरकार, ठीक है, सरकार कोई भी ऐसा कानून बनाए जिससे इसका उल्लंघन हो, तो सरकार क्या करती है? फिर उस कानून को रिव्यू के लिए ले जाती है, जुडिशियल रिव्यू होता है, और जहां लगता है कि मामला गड़बड़ है उस कानून को रद्द कर दिया जाता है, नल एंड वाइड घोषित कर दिया जाता है। और ये हमने कहां से? यस्से के संविधान से ही अपनाया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। राज्यों का एक संघ होगा, अर्धसंघीय राज्य और केंद्र शासित होंगे, प्रदेशों का एक संघ होगा, एकात्मक राज्य होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्वासी फेडरल और फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज और यूनिटरी स्टेट। तो क्या हो जाएगा? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, क्योंकि आपका आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया क्या होगा? इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा, और इस संघ से अलग होने की किसी को आजादी भी नहीं होगी। ये भी साफ साफ है, ठीक है, कि आप इस संघ से अलग होकर अपना एक अलग देश बना लो, वरना 28 राज्य नहीं होते, 28 अलग अलग देश बन चुके होते। तो इस बात को याद रखने का, आर्टिकल 1 में सीधा सीधा लिखा है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा और इस संघ से अलग होने की किसी को आजादी नहीं होगी। देखो, बृहद भारत शब्द का तात्पर्य क्या है? राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक एकता, धार्मिक एकता या सामाजिक एकता? द टर्म ग्रेटर इंडिया डिनोट्स द पॉलिटिकल यूनिटी, कल्चरल यूनिटी, रिलीजियस यूनिटी और सोशल यूनिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सांस्कृतिक एकता से है, क्योंकि आपके जितने भी आपके भारतीय राज्य मिलेंगे पुराने समय में, तो भारतीय राज्य की विशेषता क्या है कि हमारे जो धार्मिक आधार थे उनका प्रचार प्रसार हमें पूरा कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जैसे अगर नीचे बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया में, आपके इंडोनेशिया, मलेशिया तक, इधर आप चले जाएंगे तो कंबोडिया तक। ठीक है, ऐसे ही आपके बौद्ध धर्म के प्रचार की बात करें
तो बौद्ध धर्म का प्रचार आपके देखिए आपके कहां से, आपके अफगानिस्तान वाले से। भारतीय सबकॉन्टिनेंट में तो हर जगह मिलेगा, अफगानिस्तान से लेते हुए, ठीक है, आपके अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ है। और यही नहीं, आपके चाइना से लेते हुए इधर से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो लगभग लगभग सारी कंट्रियों में मिलेगा, ठीक है, म्यांमार से लेकर कंबोडिया, लाओस, ठीक है, वियतनाम, ठीक है, सारे के सारे, ताइवान, हर जगह आपको मिलेंगे, ठीक है, जापान, कोरिया, फिलीपींस, हर जगह पर आपको ये बौद्ध धर्म से प्रचार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उस सांस्कृतिक एकता की बात होती है, बृहद भारत की सब कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करते हुए भी और जगह पर देखते हुए तो हमारी सांस्कृतिक एकता से इसका संबंध है बृहद भारत का, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बात है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है, यूएसए के संविधान से लिया, यूके के, यूएसएसआर के या फ्रांस के। द मेथड ऑफ इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम द यूएसए, यूके, यूएसएसआर और फ्रांस। तो कहां से लिया गया है? इसको हमने लिया है यूएसए के संविधान से, ठीक है। महाभियोग की विधि अगर बात करें तो महाभियोग के आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। कैसे होती है? तो आपके लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं पर एक जगह प्रावधान लाया जाता है और 2/3 मेजोरिटी के साथ प्रेजेंट एंड वोटिंग होती है, यानी कि उपस्थित और मतदान करने वाले लोग होते हैं। उसके बाद यहां से पास होकर दूसरे, मान लीजिए राज्यसभा में या राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में क्या होगा? उस आरोप की जांच होगी और उन आरोपों की जांच के बाद फिर वहां भी वही सेम प्रोसेस होगा। 2/3 बहुमत के साथ क्या होगा? उपस्थित और मतदान करने वाले लोग अगर पास करते हैं तो राष्ट्रपति क्या होंगे? सस्पेंड हो जाएंगे। हालांकि इससे पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है कि भैया आपके खिलाफ महाभियोग चलाया जाता है, इंपीचमेंट चलाया जाता है, ठीक है, ये सूचना देनी होती है राष्ट्रपति को। बात करें अगले प्रश्न की। बोले भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी? 1899 में, 1860 में, 1859 में, 1862 में। आईपीसी की धारा कब से आई है? ठीक है, तो आईपीसी की धारा 1858, 1860, 1859, 1862, तो आप सबको पता है 1860 से लागू हुई थी, ठीक है। अब इसको बदल कर क्या गया? भारतीय दंड संहिता जो है अभी बदल जाएगी, ठीक है, इसको चेंज किया जा रहा है। इसको क्या चेंजेस होंगे, इसमें जैसे जैसे चेंजेस आएंगे मैं आपको पूरा डिटेलिंग बताऊंगा इसकी। तो इसका अब बदलाव होने वाला है। तो चलिए अब आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। तो आपको कम समय में थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन कराने की इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि लाइव क्लासेस में आपका जो मन करे मुझसे पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। अभी ज्यादा डिटेलिंग भी इसलिए नहीं जा रहे हैं कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा आप रिविजन की तरह इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी अभी ढेर सारे वीडियो जाने वाले, अलग अलग सब्जेक्ट के आने वाले, तो आप लोग पूरी तैयारी में रहिए। तब तक के लिए आप क्या करेंगे? तब तक आप हमारे चैनल को क्या करें? लाइक करें, शेयर करें और भैया सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको ढेर सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। और उस नोटिफिकेशन का फायदा क्या होगा कि आपको ढेर सारे एग्जाम से रिलेटेड आपको सारे के सारे डेटा यहां पर मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद साथियों।